गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जाने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में। गैस्ट्रो वर्ड का क्या मतलब है? गैस्ट्रो वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक, और इंटेस्टाइन वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो एजेंट्स जो गैस्ट्रो यानी कि स्टमक और इंटेस्टाइन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट क्या होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट की क्लासिफिकेशंस क्या हैं और उनके एडवांटेजेस क्या हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, बॉडी में कैसे कैसे यूज होंगे, ये सब देखेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स वो एजेंट्स जो ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, उन्हें क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स। जैसे कि साइड में फोटो में दिखाया गया है पेंटाबेरोजोल, ये एक क्या है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। अब क्या कैसे यूज होता है ये आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के? एसिडिफाइंग एजेंट, एंटासिड, प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स, सैलाइन कैथेरेट्स। एसिडिफाइंग एजेंट्स में जैसे डाइल्यूट एचसीएल आता है। जैसे किसी पेशेंट के अंदर एचसीएल का अमाउंट कम हो जाए तो डाइल्यूट एचसीएल पेशेंट के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं डाइल्यूट एचसीएल एज ए एसिडिफाइंग एजेंट यूज होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। दूसरा हम बात करें एंटा एसिड। एंटा का मतलब होता है अपोजिट और एसिड का मतलब एसिड्स। वो सब्सटेंस जो एसिड के अमाउंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटा एसिड। जैसे किसी पेशेंट के अंदर, किसी इंडिविजुअल के अंदर एसिड का अमाउंट बढ़ जाए और वो एसिडिटी कोज करने लगे, तो उस पेशेंट में एंटा एसिड्स को इंसर्ट करेंगे। एंटा एसिड के टाइप्स को, एंटा एसिड में क्या क्या आता है? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सब क्या है? एज ए एंटासिड्स बॉडी में यूज होते हैं, एज ए एंटासिड बॉडी में ट्रीट्स होते हैं। थर्ड क्लासिफिकेशन की बात करें प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स। ये क्या है? इनर वॉल ऑफ स्टमक को हाई अमाउंट ऑफ एचसीएल की इफेक्टिवनेस से बचाते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एब्जॉर्बेंट्स। प्रोटेक्टिव मतलब बचाने वाले, एब्जॉर्बेंट मतलब जो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए, किसी भी सब्सटेंस को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लें, उन्हें क्या बोल रहे हैं? एब्जॉर्बेंट्स। जैसे बिस्मिथ सब कार्बोनेट, बिस्मिथ सब गैलेट, मिल्क ऑफ बिस्मिथ, केओलिन, ये सब क्या है? प्रोटेक्टिव एंड एडजॉर्बेंट्स में आते हैं। अब फोर्थ टाइप क्या है? सैलाइन कैथेरेट्स। जैसे परगेटिव्स, लेक्जेटिव्स, ये क्या है? किसी भी पेशेंट में यदि फीकल मेथड्स पास आउट नहीं हो रहे हैं इजीली, तो इनको हम इंसर्ट कर देंगे तो फीकल मेथड्स इजीली पेशेंट के अंदर से पास आउट होने लगेंगे। उन्हें क्या बोलते हैं? सैलाइन कैथेरेट्स। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, ये सब क्या है? सैलाइन कैथेरेट्स में आते हैं, सैलाइन कैथेरेट्स के टाइप्स में आते हैं। अब बात करें एसिडिफाइंग एजेंट के बारे में। एसिडिफाइंग एजेंट वो एजेंट जो बॉडी में एसिडिटी के अमाउंट को बढ़ाते हैं, विच इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द स्टमक, उन्हें क्या बोलेंगे? एसिडिफाइंग एजेंट्स। एक एलो एक एलोर हाइड्रिया। एक एलोर हाइड्रिया उस कंडीशन को बोलते हैं जहां गैस्ट्रिक एसिड टोटली एब्सेंट हो जाए बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे? एक एलोर हाइड्रिया। जैसे एसीएल का अमाउंट रिलीज होना बंद हो जाए स्टमक के अंदर, तो उस कंडीशन को बोलेंगे एक एलोर हाइड्रिया। और उसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे? जैसे एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, लॉस ऑफ हेपेटाइट यानी पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, माइल्ड डायरिया यानी कि जल्दी जल्दी वॉशरूम जाएगा पेशेंट, फीकर मैटर जल्दी जल्दी पास आउट होंगे पेशेंट के अंदर, और कंफ्यूजन। ये चार क्या हैं? सिम्टम्स हैं एक एलोर हाइड्रिया के। अब बात करें डाइल्यूट एचसीएल के बारे में। डाइल्यूट एचसीएल क्या है? एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होगा, एज ए एसिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज होगा। इसकी बात करें स्टैंडर्ड्स की, तो 10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी कि 10% वेट बाई वेट ऑफ एचसीएल, ये क्या है? इसकी स्टैंडर्ड्स अमाउंट है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होना चाहिए? क्लियर, क्लियर है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। क्लियर का मतलब विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, कलरलेस का मतलब जिसका कोई कलर ना हो, टेस्टलेस का मतलब कोई टेस्ट ना हो, ऑर्डरलेस का मतलब जिसमें कोई क्या है? स्मेल ना हो। ये क्या है? डाइल्यूट एचसीएल की प्रॉपर्टीज।
वाटर के साथ मिसेबल होगा यानी घुलनशील होगा, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ घुलनशील होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब ईथर, इथेनॉल, ये सब क्या है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इन सब के साथ क्या होगा मिसेबल, घुलनशील होगा। और एज ए एसिड, एसिडिक नेचर शो करेगा लिटमस पेपर के अंदर। और आयरन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो आयरन का कलर को चेंज करेगा। ये चार क्या है डाइल्यूट एचसीएल की प्रॉपर्टीज। इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करेंगे, और इनहर्ट गिलास कंटेनर, गिलास का कंटेनर लेंगे, और 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो टेम्परेचर में इसको हम स्टोर करेंगे। ये है इसके स्टोरेज अमाउंट। इनकम्पेटेबिलिटी की बात करें तो बेस के साथ नहीं रख सकते इसको, क्योंकि यदि बेस के साथ रख दिया तो न्यूट्रल न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेगा रिएक्ट करके। एल्कली मेटल के साथ नहीं रख सकते, एल्कली मतलब जो जो मेटल एज ए बेसिक नेचर शो करें, उनके साथ हम इसको नहीं रखेंगे। क्यों? वो इसलिए नहीं रखेंगे, उनके साथ रख दिया तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेगा और इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ नहीं रखेंगे, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एज ए बेस यूज होता है केमिस्ट्री के अंदर। और आयरन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी इसको हम नहीं रखेंगे। अब इसके यूजेस क्या हैं? एसिडिफाइंग एजेंट यानी कि एसिड के अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए काम आता है बॉडी के अंदर। जब भी ऐसी कंडीशन हो जाए एक एलोरहाइडिया की, यानी कि देर इज absence ऑफ सिक्रीशन ऑफ HCl, तो वी विल गिव एसिडिफाइंग एजेंट टू द पेशेंट। एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स dilute HCl, we will give dilute HCl to the patient। या हाइपोकैलोरहाइड्रिया हो जाए पेशेंट को, हाइपो का मतलब लेस, और कैलोरहाइड्रिया का मतलब लेस, देर इज लेस सिक्रीशन ऑफ अमाउंट ऑफ HCl। तो इन दो कंडीशन में वी विल गिव एसिडिफाइंग एजेंट टू द पेशेंट। एसिडिफाइंग एजेंट मीन्स dilute HCl टू द पेशेंट। और तीसरा इसका यूज होगा इन एनीमिया विद आयरन थेरेपी। एनीमिया के केस में भी आयरन थेरेपी के साथ हम इसको दे सकते हैं। अब बात करें एंटासिड्स के बारे में। एंटा मीन्स अपोजिट और एसिड मतलब एसिड्स। एसिड मतलब वो सब्सटेंस जो किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करे, उन्हें क्या बोलते हैं? एसिड। या मैं ये भी बोल सकता हूँ द सब्सटेंस विच रिलीज H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज एसिड। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों से हम पता चला सकते हैं कि कौन सा एसिड है और इन्हीं एसिड के अपोजिशन में जो सॉल्यूशन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एंटा एसिड। यानी इन्हीं सॉल्यूशन के अपोजिशन में जिन सॉल्यूशंस को हम यूज करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एंटा एसिड। द सॉल्यूशन विच न्यूट्रलाइज द abnormal और excessive acidity in the stomach, तो उन्हें क्या बोलेंगे? एंटा एसिड। एंटा एसिड दो टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं एंटा एसिड की। फर्स्ट है वाटर सोल्यूबल, सेकंड वाटर इनसोल्यूबल। If we talk about water soluble, then sodium bicarbonate is counted in it. And if we talk about water insoluble, then aluminium hydroxide, calcium carbonate, magnesium trisilicate, magnesium carbonate, ये चार चीज़ें वाटर insoluble में आएंगे। वाटर सोल्यूबल की बात करें तो वो सब्सटेंस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाए, घुल जाए, और वो सब्सटेंस जो वाटर में ना घुले तो उन्हें क्या बोलेंगे? वाटर इनसोल्यूबल। तो देर आर टू टाइप ऑफ एंटासिड, फर्स्ट इज वाटर सोल्यूबल एंड सेकंड इज वाटर इनसोल्यूबल। नाउ वी टॉक अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल एंटासिड। एक आइडियल एंटासिड किस टाइप का होना चाहिए? ये आइडियल एंटासिड शुड बी न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिडिटी। एक आइडियल एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो किसी की भी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। यानी कि स्टमक में ज़्यादा एसिडिटी हो गई है ज़्यादा HCl रिलीज होने की वजह से, तो एंटासिड ऐसा होना चाहिए जो फट से यदि पेशेंट के अंदर इंसर्ट करें तो उसको न्यूट्रलाइज कर दे। यानी कि उसकी न्यूट्रलाइजिंग पावर हाई होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, नॉट इंटरफेयर विद डाइजेशन। यानी कि जैसे स्टमक में कोई डाइजेशन प्रोसेस चल रही है उसमें इंटरफेयर ना करे, तो ऐसा भी होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, शुड बी स्टेबल। शुड बी स्टेबल का मतलब है इट शुड बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। यानी कि रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हो, रिएक्टिव ना हो किसी के साथ। फोर्थ टाइप है शुड बी नॉन टॉक्सिक एंड नॉन इरिटेंट। यानी कि कोई भी टॉक्सिक रिएजेंट ना करता हो बॉडी के अंदर, कोई भी इरिटेशन कोज ना करता हो बॉडी के अंदर। टॉक्सिक का मतलब कोई भी पॉइजनस कंडीशन बॉडी के अंदर कोज ना करे, और कोई भी इरिटेशन का मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर ना करे।
फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट कोज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कोज ना करे। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है जब पेशेंट के अंदर फीकल मैटर पास आउट होने बंद हो जाए या उसको डिफिकल्टी फील हो फीकल मैटर्स को पास आउट करने में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिपेशन। और ये कॉन्स्टिपेशन कोज ना करें तो उसको एज ए आइडियल पॉइंट ऑफ एंटासिड हम काउंट कर सकते हैं। शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल। और ये चीप मतलब सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए और शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब नॉर्मल इंसान के बजट में होना चाहिए। तो ये भी हम एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ आइडियल एंटासिड के पॉइंट में काउंट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में इनसोल्यूबल होना चाहिए और नॉट एब्जॉर्ब थ्रू जीआईटी, और जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब ना हो, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया गया तो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड में जैसे ही जाएगा एंटासिड तो डिफिकल्टी कोज कर देगा बॉडी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे टॉक्सिक रिएक्शंस हो जाएंगी, इरिटेटिंग रिएक्शंस हो जाएंगी और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। तो जीआईटी ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्ब ना हो। नॉट इन्वॉल्व गैस, कोई भी गैस रिलीज ना करे, क्योंकि गैस रिलीज हुई तो बॉडी के अंदर रिएक्शंस शो कर देगा जो कि डिफिकल्ट होंगे, डिफिकल्टी कोज करेंगी पेशेंट के अंदर। नॉट कोज एल्कलोसिस, एल्कोलोसिस को कोज ना करे, यानी कि ऐसा भी ना हो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में अपनी एल्कलाइन प्रॉपर्टी की स्टेबिलिटी बना ले बॉडी के अंदर, ऐसा भी ना हो। हाँ, ऐसा हो कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर ले और पेशेंट को ठीक कर ले, बस इतना ही हो। ठीक है, थैंक यू।